नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए हैं आपके सुपरिचित और महीन समीक्षक, जिनकी अपनी एक राय होती है, एकलव्य सिंह। एकलव्य, प्रणाम सर। बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। प्रणाम सर। सभी दर्शकों को भी प्रणाम सर आपके। एकलव्य, एक गलत मैसेज ये जा रहा है पब्लिक में और देश में कि अब तो राहुल गांधी जैसे हंगामा करने वालों की मर्जी के ऊपर डिपेंड हो गया कि सदन चलेगा कि नहीं चलेगा, विधेयक पारित होंगे कि नहीं होंगे। एक तरीके से पार्लियामेंट को इन लोगों ने बंधक बना लिया है और उसको राजनीति का अखाड़ा बना करके छोड़ दिया है। पब्लिक के बीच में से या तो रिएक्शन आने शुरू हों या स्पीकर और सभापति कुछ कड़ा एक्शन लें। एक बार लिया गया था 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहला सत्र था, संभवतः शीतकालीन सत्र था, जिसमें आईपीसी की जगह जो नया आपका कानून लाए थे अमित शाह, वो पास कराना था। एक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बिल था, वो पास कराना था। और जब ये नहीं मान रहे थे, तो 146 सांसद, करीब 100 के आसपास लोकसभा के और 40 के आसपास राज्यसभा के सस्पेंड किए गए थे। लेकिन किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में या संसद में इस तरह की घटनाएं बार-बार रिपीट नहीं होनी चाहिए, ये हम सब जानते हैं, स्वीकार करते हैं। लेकिन एंड गेम तो मुझे राहुल गांधी का यही लग रहा है। और ये कहना कि मोदी भाग गए या अमित शाह भाग गए, मुझसे डरते हैं, मेरा सामना नहीं कर सकते, एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश करना और फिर इस पर इकोसिस्टम के द्वारा, इनके इकोसिस्टम के द्वारा मीम्स बनाना, मजे लेना सोशल मीडिया पर। लेकिन एक्चुअल में तो आप अनिश्चित काल तक पार्लियामेंट को बंधक बना करके नहीं रख सकते। आपको सच का सामना तो करना ही पड़ेगा एक ना एक दिन। सर मुझे ऐसा लगता है कि अ, ये जो एक आपने बात कही कि जो पब्लिक में जो मैसेज जा रहा है, नहीं सर, मैं नहीं समझता कि जनता की बुद्धि भी राहुल गांधी की बुद्धि की तरह ही है सर। ये क्या है कि रील का जमाना है, तो मुझे तो लगता है सर कि शायद राहुल गांधी का नाम बदल के आरजी कहते हैं ना उनको, तो उनका नाम रील गांधी कर देना चाहिए। उनको लगता है कि वो 30 सेकंड की या 1 मिनट की कोई रील बना के और उसके बाद भाग जाएंगे, तो जनता समझेंगे कि वो कोई माचो मैन है। लेकिन सच्चाई ये है कि वो सिर्फ ये 30 सेकंड और 1 मिनट की रील बना सकते हैं या कोई बाइट दे सकते हैं, पर वो चर्चा से भाग जाते हैं। और उनके बारे में जो परसेप्शन बना है, वो एक तरह से प्रूव हो रहा है कि वो देश में एनार्की चाहते हैं, अराजकता फैलाना चाहते हैं और वही वो संसद में भी ट्रांसलेट करना चाहते हैं। ये उनकी इन हरकतों से लगातार प्रूव हो रहा है सर, और यही कारण है सर कि समय-समय पर, सर देखिए 12 वर्ष हो गए हैं इस सरकार को, तो समय-समय पे ये बड़ा स्वाभाविक है कि कम से कम कुछ क्षेत्रों में किसी-किसी मुद्दे पे जनता को लेके एक थोड़ी-सी जो है एंटी इनकम्बेंसी क्रीप इन करती है या उस किसी विषय को लेके थोड़ा एक असंतुष्टि होती है। लेकिन ये कभी भी सर इसमें ट्रांसलेट नहीं कर पाता कि वो जनता कांग्रेस को वोट दे दे। उसका कारण यही है सर कि बीजेपी से कभी-कभी किसी मुद्दे पे थोड़ा डिससैटिस्फैक्शन हो सकता है, बट उसके उसके बावजूद भी जनता कभी कांग्रेस की तरफ मुड़ के नहीं देखना चाहती। ये इसका सबसे बड़ा कारण जो है सर, स्वयं राहुल गांधी ही हैं। सर आप देखिए कि मतलब ये, सर मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि इसमें जनता को विश्लेषण करने की क्या आवश्यकता है। मतलब एक आदमी कहता है कि हमें हर कीमत पर अमित शाह का ही स्टेटमेंट चाहिए, नहीं तो उसके बिना काम नहीं चलेगा, वो सदन के पटल पे आके जवाब दें। अमित शाह कह रहे हैं हाँ ठीक है, मैं तैयार हूँ और मैं सदन के पटल से जवाब देता हूँ। जो संसदीय कार्यों के जो मंत्री हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स के किरेन रिजिजू ने 3-4 बार रिक्वेस्ट कर दी कि हाँ साहब वो रेडी हैं, आके सदन के पटल से स्टेटमेंट देंगे। अब वो कह रहे हैं
वी आर नॉट इंटरेस्टेड, मतलब हमें इंटरेस्ट ही नहीं है। ये सर, ये तो मतलब ये बच्चे भी नहीं करते सर इस तरह से, बच्चे भी ऐसा करने में शर्माते हैं। जैसे कोई वो स्कूल में छोटी मोटी गैंग वॉर्स होती है ना सर, कि कोई चैलेंज दे देता है, उसके बाद चैलेंज एक्सेप्ट कर देता है, तो उसके बाद बच्चे भी सोचते हैं कि यार हमने ही चैलेंज किया था तो अब कम से कम फेस तो करें। ऐसे थोड़ी कोई करता है सर कि चैलेंज करके और सामने वाला एक्सेप्ट कर ले तो भाग जाए। लेकिन कुल मिला के मुझे लगता है सर कि इसके पीछे जो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है वो यही होगा कि देखिए समय बीत चुका है, 15-20 दिन हो गए हैं, तो अब सरकार के पास मोटा मोटी तो वैसे भी काफी सारी चीजें जो हैं वो रियल टाइम मिलती रहती है उनको, जो सारी सब्सटैंशियल और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है। लेकिन अब क्या है कि वो एक ऐसी स्थिति बन चुकी होगी कि जैसे कहते हैं ना कि अब वो स्टैब्लिश किया जा सकते हैं सारे लिंकेजेस, फंडिंग, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एविडेंस के साथ, और सदन के पटल से देश को उसके बारे में सूचित किया जाता है। मुझे ऐसा लगता है सर कि ये जो मैं बता रहा था कि रील गांधी जो हैं, अब ये रील गांधी अपने रिटॉरिक्स पे चलते रहते हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं कुछ सीनियर्स तो उनके इकोसिस्टम में हैं। तो सोनिया गांधी जी को कहा गया होगा कि स्थिति हाथ से अब निकलने वाली है और ये समय आ चुका है कि आप इंटरवीन करो और कोशिश करो कि इस मुद्दे को और ज्यादा नहीं खींचा जाए और इस पे अब कन्फ्रंटेशन नहीं हो और बस ये सत्र वैसे भी खत्म होने को है, ये ऐसे ही निकल जाए तो ठीक है। क्योंकि अमित शाह जब सदन के पटल पे एविडेंस रख के पूरे देश के सामने सारे जो इनके मतलब खोलना शुरू करेंगे परतें, तो कांग्रेस को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। मुझे लगता है सर कि ऐसा ही कुछ अल्टीमेटली हुआ है। आप देखिए सर कि जो जंतर मंतर का प्रोटेस्ट हुआ, उसमें उससे रिलेटेड भी जो फैक्ट्स और डेटा होगा वो सब कंपाइल हो चुका होगा सर। हम लगातार बात करते रहे इस बारे में कि राहुल गांधी उन 20 दिनों में जो विदेश में रहे वो पब्लिक डोमेन में तो नहीं है आज भी, लेकिन सर आईबी, रॉ, इन सब चीजों सरकार को तो सब कुछ पता होगा ना सर, और ना जाने क्या क्या एविडेंस और लिंकेजेस सारी चीजें कंपाइल हो चुकी होंगी। अब क्या देश के सामने आने वाला है, क्या रखे जाने वाला है। और मुझे भी सर मतलब जो भी अपने मित्रगण हैं जो दिल्ली सर्किट में काम करते हैं जर्नलिज्म के फील्ड में, हालांकि मैं तो व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि बीजेपी में एक्चुअली टॉप लेवल पे क्या चल रहा है वो सिर्फ जो जो भी उसके बारे में बातें करता है वो बातें ही करता है। लेकिन सर्कमस्टेंशियली जो उन लोगों की समझ है, ऐसा कहा जा रहा है कि अब बेसिकली कई ऐसी चीजें हैं, सेंसिटिव चीजें, जो सदन के पटल से अमित शाह रखने के लिए एकदम तैयार हैं, और वो जब रखेंगे तो कांग्रेस को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी, और इसीलिए वो इससे बुरी तरह से भाग रहे हैं सर। आप देखिए आज राहुल गांधी जो है सर खुलेआम, आपने इसके बारे में ट्वीट भी किया था सर उस वीडियो को, राहुल गांधी जो है खुलेआम कह रहे थे कि मैं क्यों कह रहा हूं सर कि वो 30 सेकंड की बाइट देते हैं लेकिन भाग जाते हैं। और ये भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है सर कि जो जिस मीडिया को उन्होंने ये चैलेंज करके कहा, उस मीडिया ने वहीं पे उन्हें काउंटर क्वेश्चन नहीं करा। वो कह रहे हैं कि आप मीडिया वाले जो हो वो चूहे हो, चूहे की तरह आप सरकार के सामने खड़े रहते हो, उनसे सवाल पूछने के आप में दम नहीं होता। जबकि सच्चाई यह है सर कि इतने दिनों से सवाल पूछते पूछते इस देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया, और दूसरी तरफ सर ये राहुल गांधी जो हैं ये खुद चूहे की तरह भाग गए। करते हैं, हमें 24 घंटा इंटरप्ट करते हैं, मगर उनको लेकिन वो कह रहे हैं आपने मुझसे सवाल पूछा, आप उनको इंटरप्ट करती हैं। उनसे नहीं, जब वो बोलते हैं मैं कांग्रेस देखती हूँ ना सर। सुनिए, जब वो बोलते हैं आप इंटरप्ट करते नहीं, हैं। आप बोलिए सर, नहीं, मेरा उसी से जवाब जुड़ा हुआ बोलिए। था। आप इंटरप्ट करते हैं जब वो बोलते हैं, क्यों नहीं करते हैं? हमें इंटरप्ट करते हैं, हमें 24 घंटा इंटरप्ट करते हैं, मगर उनको कभी इंटरप्ट नहीं करते आप। उनमें क्या स्पेशल चीज है जो पूरा मीडिया चुप करके चूहे जैसे उसके सामने खड़ा हो जाता है? मैंने ये लिखा है अपने ट्वीट में, ये पढ़ भी सकते हैं दर्शक। ऐसा लगता है मीडिया को भी अपना नौकर समझते हैं राहुल। क्या अब राहुल जैसे नेता सिखाएंगे मीडिया को क्या करना चाहिए? अमित शाह के सामने मीडिया चूहे की तरह खड़ा रहता है। राहुल गांधी का यह बयान लोकतंत्र के सजग प्रहरियों का सरेआम
अपमान है। कमाल की बात यह है कि इस गंभीर टिप्पणी पर खुद मीडिया जगत और अन्य बुद्धिजीवियों में कोई हलचल या नाराजगी नहीं दिख रही है। क्या अब अपमान सहना ही नई आदत बन चुकी है? तो ये लोग जिस तरह का बर्ताव अपनी पार्टी के वर्कर्स के साथ करते हैं, उनको नौकर समझ करके अब इन्होंने मीडिया को भी हड़काना शुरू कर दिया है, क्योंकि कोई बोलता ही नहीं इनके मुंह पर। सर एक वीडियो और भेजा है सर मैंने आपको, ये भी आप दिखाई दीजिएगा ताकि कि किस तरह से सर ये भाई बहन किस स्ट्रेटेजी में चल रहे हैं। आज इनकी जो बहन है उन्होंने भी बोला सर, ये वाला तो जो मैंने आपको भेजा है ये तो शायद कल का है सर, सॉरी मैं अभी वो ढूंढ के आपको देता हूँ सर 2 मिनट में। उसमें सर क्या कहते हैं, आज प्रियंका ने भी सर बेसिकली बोला कि जब मीडिया उनसे सवाल कर रही थी तो उन्होंने कहा कि भाई आप जो हो चुप रहते हो तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप कोई सवाल नहीं पूछते सरकार से, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम भी उनसे कोई सवाल नहीं पूछेंगे। तो ये दोनों भाई बहन सर मुझे ऐसा लगता है ये लोग सुबह सुबह एक वो वही 20 सेकंड 30 सेकंड की रील की एक स्ट्रेटेजी बना के आते हैं कि ये बोलेंगे और उसके बाद इसको अपने सोशल मीडिया से वायरल करवाएंगे तो अपना एक माहौल बनेगा। लेकिन सर जैसे कि मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया, ये जनता इतनी बेवकूफ नहीं है सर कि इतने टाइम से ये जो 3 बार से मोदी जी को लगातार इस देश का प्रधानमंत्री चुना जा रहा है, क्योंकि जनता को देश की कमान जो है वो सर ना सिर्फ काबिल बल्कि ऐसे गंभीर नेताओं के हाथ में देनी है जो कि कम से कम चर्चा करके देश के लिए उसका एक विजन रख सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, उसके बारे में बात कर सकते हैं। अगर कोई सीरियस इशू हो भी गई तो उसके ऊपर क्वेश्चंस को फेस करने का दम रखते हैं। ये तो सर मतलब मुझे तो आज ऑनेस्टली सर समझ में नहीं आ रहा कि आज अच्छा सर इसमें एक कल भी अपन ने चर्चा करी थी, ये एक्चुअली सर ये हुआ ये है कि गले की घंटी बन गई है। इन लोगों ने अपने गलती से भी इन्होंने अपने वर्स्ट ड्रीम में भी नहीं सोचा था कि जिस मुद्दे पे हम सरकार को घेरने की सोच रहे हैं उसी मुद्दे पे एक दूसरे स्टेट में सिमिलर टाइम पे हम इतनी बुरी तरह से घिर जाएंगे। क्योंकि सर अभी अब जो भी हो वो भी तो चीज पूरे देश के सामने ही है आज कि वहां पे क्या हो रहा है। इनका वो जो मतलब कांग्रेस कोटे का मंत्री है सर इरफान अंसारी, वो व्यक्ति वहां पे कह रहा है कि कोई लाठीचार्ज हुआ ही नहीं। और भी नेता हैं सर इनके जो कह रहे हैं कि ये तो फर्जी आंदोलन है, सीएम को असैसिनेट करने का एक प्लॉट था ये। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनके जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं वो भी तो सदन के पटल से इनको दिखाए जाएंगे। तो इनके पास सर मतलब जिसे कहते हैं अब कोई फेस सेविंग के लिए भी कुछ बचा नहीं है और इसीलिए ये अपना मुंह छुपा के जो है संसद से भाग रहे हैं सर, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि अरे चलो एक ही दिन का तो है, किसी तरह से खींच लेते हैं इसको, बच जाएंगे अपन। देवेंद्र महतो तो अभी भी भूख हड़ताल पर है। 4 प्रदर्शनकारी अब तक अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं। ना इनके पास समय है, ना इकोसिस्टम के पास समय है, ना अभिजीत दीपके एंड कंपनी, ना अरविंद केजरीवाल के पास समय है। तो वहां के छात्र जो हैं वो छात्र नहीं हैं। सर वो तो मेरे ख्याल से वही आई थिंक जो वो अपनी पार्लियामेंट या सदन की स्पीच भी प्रिपेयर करके आते हैं तो उसमें भी उनका यही रहता है कि मैं बक लूंगा जितनी देर बकना है, लेकिन 30 सेकंड की कोई ऐसी बात बोल जाऊंगा जिसका मेरे वोटर्स पे इम्पैक्ट हो जाए। तो पिछली बार आपको ध्यान होगा कि उन्होंने साफ कहा था कि जो मोदी को इडियट बोला और इडियट को फॉलो करने वाले को अंधभक्त बोला। अब ऑब्वियसली सर वो ऐसा सोच सकते हैं कि वो इतने स्मार्ट हैं कि मोदी का नाम नहीं लेंगे तो जनता समझेगी नहीं, लेकिन जनता ने इसे बहुत अच्छी तरह से समझा भी। और जनता मुझे लगता है इस देश की ना तो प्रधानमंत्री की इंसल्ट बर्दाश्त करेगी और ना स्वयं की इंसल्ट बर्दाश्त करेगी। तो ये तो सर साफ दिखाई दे रहा है कि जो आपका पॉलिटिकल नैरेटिव क्रिएट करने के लिए जिसको आप यूज करना चाहते थे उसको तो आप लगातार उसके लिए बोले भी, उस जंतर मंतर वाली जो कहते हैं कि एकदम एनार्की फैलाने वाली क्राउड के लिए
कईयों को जो है आपने अपने साथ में बगल में खड़ा करके एक बड़ा स्थान भी दिया, उनके साथ माइक पे उनको माइक देके मीडिया को बुला के जो कि मतलब मोदी या बीजेपी के अगेंस्ट उल्टा सीधा बोल सकते हैं, उनको आपने अपने साथ में खड़ा होके बोलने दिया और इसी मीडिया ने उनको पूरा स्थान दिया जिसको वो चूहा बोल रहे हैं। और उसके बाद सर जो जंतर मंतर की जो जो झारखंड की जो स्टूडेंट्स हैं, उनको एक तरह से तो सर यही मैसेज है कि भाई तुम मेरा पॉलिटिकल नैरेटिव थोड़ी क्रिएट कर रहे हो, इसलिए तुम तो भाई इडियट और अंधभक्त हो, तुम्हारे बारे में मैं क्यों बात करूं। मतलब सर आप विश्वास करेंगे कि कल सर मैं टीवी न्यूज डिबेट पे गया हुआ था, मतलब इतना बुरा हाल है सर कांग्रेस के प्रवक्ताओं का भी इस इशू के ऊपर कि सारे फैक्ट्स दोनों जो प्रोटेस्ट हुए जंतर मंतर और उस झारखंड का, उसमें क्या अंतर है, उसमें मैंने भी रखे, एंकर ने भी मतलब बड़ा लॉजिकल सा क्वेश्चन देखा। तो सर वो जो मैडम थी उनका बड़ा मतलब गजब का रिप्लाई था, जो कांग्रेस प्रवक्ता महोदया थी, कहती हैं कि भाई राहुल गांधी को जब लगेगा कि वहां जाना चाहिए तो वो वहां जाएंगे। मतलब सर इनको ऐसा लगता है कि जनता इतनी ज्यादा स्टूपिड है कि वो इस बात पे विश्वास कर लेगी कि एक जगह पे तो तुम प्रधानमंत्री के घर के बाहर जाके हाई सिक्योरिटी जोन में सड़क पे लेट जाओगे और दूसरी जगह के लिए जहां पे एक ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट चल रहा है वहां पे तुम कहोगे कि मुझे लगेगा तो मैं जाऊंगा। कब लगेगा भाई, और लगने का क्राइटेरिया क्या है ये समझा दो फिर। आप ये कह रहे हो कि आपको जब लगेगा, मैं आपके एक और सर ये बड़ी इंटरेस्टिंग टर्म यूज करते हैं, जब भी अगर मीडिया के सामने कभी कभी इनको लगता है कि मुझे कुछ बोल देना चाहिए तो वो बोलते हैं सर कि मैं चुप नहीं हूं। आज एक स्टेटमेंट दिया था कि मैं झारखंड पे चुप नहीं हूं, और एक दूसरी बात उन्होंने कही कि हम इसको अप्रिशिएट नहीं करते। अरे भाई प्रॉब्लम ये है कि चुप रहने की या अप्रिशिएट करने की बात नहीं है, एक्शन लेने की बात है। जब इतने बुरे हालात हो रहे हैं वहां पे तो बोलो ना अपने, और समर्थन क्या दे रखा है, बल्कि तुम तो उस सरकार के पार्ट हो, आपके खुद के 4 मंत्री उस सरकार में शामिल हैं, तो तुम बोलो ना कि ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, हम समर्थन वापस ले लेंगे। तो इस तरह की तो कोई बातें नहीं हो रही। नहीं, इनके मंत्री हैं वहां, वो डॉक्टर इरफान अंसारी करके, जी उन्होंने कहा कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ। जी सर। ये सर क्या है आप कि आप इनकी पूंछ उखाड़ लो। जैसे इनका नेता झूठ बोलता है, ऐसे ही वहां बैठा हुआ मंत्री झूठ बोल रहा है। सर एक्चुअली मुझे लगता है कि थोड़ा सा इन लोगों को मतलब जो इनकी जो ओवरऑल स्ट्रैटेजी रहती है, अगर आप इनके पहले के भी वक्तव्य जो इनने पार्लियामेंट में रखे हैं या जब जिन चीजों पे चर्चा होने लगती है, आप इनका अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, चाहे सीएए पे हुई हो या मणिपुर पे भी जब प्रधानमंत्री को फाइनली ये बोलते रहे और प्रधानमंत्री ने बोला तो जिस तरह से ये भाग गए थे, और इस तरह की सर मतलब वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के भी ऊपर भी जब इशू हुई थी तो सर ये जिस तरह से भाग गए थे। आप देखिए सर इन लोगों की स्ट्रेटेजी क्या रहती है कि संसद की चर्चा को तो बस ये डिसरप्ट करेंगे और अपना वन ट्रैक ये बोलते रहेंगे, और उसके बाद इन्हें लगता है कि जब पब्लिक मीटिंग्स होंगी ना, अभी जब संसद का जब सत्र खत्म हो जाएगा तो उसके बाद तो पब्लिक मीटिंग्स होती हैं, और पब्लिक मीटिंग्स में ना कोई चर्चा होती है ना कोई क्रॉस क्वेश्चन करने वाला होता है। अगेन वहां पे इनको उस पब्लिक मीटिंग में ये बोल जरूर लेंगे 15-20 मिनट, लेकिन इनके पास तो इतना, इनके पास ना सब्सटेंस होता है, ना समझ होती है, ना वो इनमें सामर्थ्य है कि ये 15 मिनट ऐसा कुछ इंगेजिंग बात बोलते रहें कि जनता पे इनका इम्पैक्ट हो। ये बस उस 15-20 मिनट आधा घंटा जो भी ये बोलते हैं उसमें भी अपनी वो 30 सेकंड की एक रील कटवाते हैं, और फिर सुप्रिया श्रीनेट और इस तरह के जो इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो सर उसको पोस्ट करके और ऐसे ऐसे ताली बजाते रहते हैं कि साहब क्या बात बोली है राहुल गांधी ने, और युवा नेता और ये नेता और वो नेता। बस सर लेकिन इससे नहीं हो सकता सर, मतलब इनको जनता कभी भी एज एन ऑल्टरनेटिव टू मोदी कभी देख ही नहीं सकती और लंबे समय तक नहीं देखने वाली सर। अभी सर इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है सर, आप देखिए कि अभी एक सोनिया गांधी जी ने एक आर्टिकल भी लिखा और राहुल गांधी ने भी उसको सेकंड करा, कांग्रेस पे उसको चलाया जा रहा है और इस तरह से दिखाया जा रहा है। वो लिखा है सर कि वो मनमोहन सिंह जी के लिए लिखा है कि हिस्ट्री विल रिमेम्बर मनमोहन सिंह वेरी काइंडली।
तो मतलब हिस्ट्री विल बी काइंड टू मनमोहन सिंह जी। वो उन्होंने स्वयं अपने लिए कहा था एक समय पे जब उनकी खूब आलोचना हो रही थी। तो अब सर आप इंटरेस्टिंग बात देखिए कि ये इसको ऐसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है जैसे सिंह जी को जो है सारे आरोपों से मुक्त कर दिया गया क्योंकि वो निर्दोष थे, जबकि सच्चाई यह है कि उनको आरोपों से मुक्त इसलिए कर दिया गया क्योंकि उनका निधन हो गया है, तो वो केस इनफ्रक्चुअस हो गया है। जो रहा नहीं इस दुनिया में, उसके ऊपर केस चला के उसको थोड़ी ना जेल भेजोगे या उसको कोई सजा दोगे, इसलिए वो केस ही इनफ्रक्चुअस हो गया, इसलिए वो आरोप मुक्त हो गए सर। लेकिन दिखाया ऐसा जा रहा है कि इन बीजेपी ने मनमोहन सिंह के अगेंस्ट कितना प्रोपेगेंडा चलाया था, लेकिन देखो वो आरोप मुक्त हो गए, बहुत ही ईमानदार आदमी थे। इनडायरेक्टली कहने का मतलब कि हमारी जो कांग्रेस सरकार पे आरोप लगते थे बीजेपी के द्वारा, वो सब गलत आरोप थे। तो सर लेकिन ये ऐसा सोच सकते हैं कि ये इस तरह का प्रोपेगेंडा चला लेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि वो एक ऐसा कार्यकाल था मनमोहन सिंह जी का, इतना प्रभावशाली इन लोगों के नेतृत्व में, कि आज 12 साल के बाद भी जनता के मन में उसी की एंटी इनकम्बेंसी भरी हुई है। सर म्यूट पे। मनमोहन सिंह का ये कितना सम्मान करते थे इसी से पता लग जाता है कि जिस दिन उनकी अंत्येष्टि हुई उसके अगले दिन राहुल गांधी विदेश यात्रा पर निकल गए थे। यानी उनकी चिता ठंडी भी नहीं हुई थी और ये विदेश चले गए थे। और ये उनको अपना गुरु बताते थे, मेंटोर बताते थे। तो मेंटोर की चिता भी शांत नहीं हुई थी और पता लगा कि राहुल गांधी तो विदेश निकल गए। ये इनकी मेंटालिटी है कि किसी का नाम लेकर के आप बस फायदा उठाइए और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये बड़े कॉकरोच ने कहा है कि जल्द आएगा जंतर मंतर सीजन 2। धारावाहिक चल रहा है क्या इस देश में? सर देखिए, ऐसा है कि गलतफहमी हो जाती है। जैसे 2024 में एक इनका जो झूठ चल गया था उत्तर प्रदेश में, तो उसकी वजह से जो नुकसान हो गया था, तो उसके बाद ये इस गलतफहमी में आ गए थे कि अब तो बीजेपी को हम सेम ही मुद्दे पे हर जगह रगड़ देंगे। लेकिन उसके बाद सर हमने देखा ही महाराष्ट्र में क्या हुआ, दिल्ली में क्या हुआ, बिहार में क्या हुआ, बंगाल में क्या हुआ, जहां इनकी एकमात्र उम्मीद हरियाणा में थी, वहां भी क्या हुआ वो भी हमने देख लिया। तो सर ठीक है, अब गलतफहमी का तो हमारे पास तो क्या उपचार है, जनता कर देगी सर इनका उपचार। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी सर इन्होंने इसमें एक नई डिमांड ऐड कर दी अचानक से कि भाई अमित शाह को तो बोलना ही पड़ेगा, प्रधानमंत्री को भी राम मंदिर के ऊपर बोलना पड़ेगा। मतलब सर बेसिकली अब एक इनने तय कर लिया है कि एक तो ये डिमांड करेंगे, दो स्ट्रेटेजी हो गई है, टू फोल्ड स्ट्रेटेजी, कि एक तो ये डिमांड्स रखेंगे एम्बेरस करने के लिए, और जब इनकी डिमांड मांग ली जाएगी तो फिर अपनी डिमांड अपनी ही उसको मतलब एक्नॉलेज करने की जगह वो उस डिमांड को और आगे बढ़ा देंगे। मतलब और आगे बढ़ा देंगे मतलब एक और डिमांड ऐड कर देंगे, उसके लिए भी ऐड कर देंगे, तो उसके बाद भी ये नहीं मानेंगे, और ये डिक्टेट करेंगे सर कि पार्लियामेंट और संसद इस देश की कैसे चलेगी, जो मतलब एक प्रक्रिया बनी हुई है। सर मैं आपके दर्शकों के लाभ के लिए बता दूं कि ये जो इनकी रिक्वेस्ट थी ना कि अमित शाह को सदन के पटल से आके बोलना चाहिए, इन्होंने सर, और इस मुद्दे के ऊपर या जो ये सो कॉल्ड क्लेम करते हैं कि स्टूडेंट्स के साथ जो उनके ऊपर गोली चला दी गई या इस तरह की जो चीजें हुई हैं उस पे अमित शाह को बोलना चाहिए। सर इन्होंने ऐसा लिखित में आज दिनांक तक इन लोगों ने कोई आवेदन नहीं किया सर स्पीकर महोदय से। उसके बाद भी सरकार और जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, मतलब सर ये भी समझना जरूरी है कि जो हमारे देश की संसद है वो कोई मजाक नहीं है सर। उसकी एक प्रक्रिया होती है, एक फॉर्मल तरीका होता है, एक उसका बिजनेस तैयार होता है कि भाई इस तरह से ये चर्चाएं होंगी। अगर आपको कुछ मेजर इशू लगती है कि पहले इसको टेकअप करना चाहिए या इसको ऐड ऑन करना चाहिए, तो एक फॉर्मल सिस्टम होता है। आप करो ये सब साथ में, प्रोटेस्ट ड्रामाबाजी करते रहो, लेकिन फॉर्मल प्रोसेस को तो फॉलो कर लो कि साहब स्पीकर साहब को आपने एक आवेदन कर दिया कि साहब हम पहले इस पे चर्चा चाहते हैं, स्पीकर साहब करा देंगे। उन नियमों को भी फॉलो नहीं करना है सर, सिर्फ एनार्की और रीलबाजी करनी है।
इनको लगता है ये जिल्ले इलाही हैं सर। और अमित शाह और नरेंद्र मोदी अनारकली हैं। ये जैसा चाहेंगे वो इनके कहे पर डांस करेंगे। लेकिन बहुत जल्दी इन लोगों को एहसास होगा कि ये जो भी कुछ हुआ है पिछले 1 महीने में, 1.5 महीने में, बल्कि 2 महीने में, जंतर-मंतर से लेकर के और पार्लियामेंट में भी जो तमाशा हुआ है, इसके नतीजे कितने गंभीर होंगे, बहुत जल्दी इनको पता लगेगा। सर ये भी एक एक्चुअली संसद इंटरेस्टिंग ट्रेंड हो चुका है सर, कि इनको ये छोटी-छोटी जो है ये मोमेंटरी विक्ट्रीज, जिनको ये समझते हैं कि ये इनकी विक्ट्री है, ये आप देखिएगा सर काफ़ी समय से ये एक ट्रेंड हो चुका है। मतलब कई बार ऐसे मुद्दे होते हैं कि इनको ये मोमेंटरी विक्ट्रीज मिलती हैं, परसीव्ड विक्ट्रीज, और उसके बाद थोड़ा-सा समय होता है और उसके बाद, और उसमें सर थोड़े हमारे जो राइट विंग इकोसिस्टम के जो वोटर्स हैं या जो प्रधानमंत्री जी के प्रशंसक हैं, वो कभी-कभी थोड़ा-सा डिमोरलाइज़ भी होते हैं, क्योंकि हर कोई ज़्यादा डीपली जाके नहीं सोचता। उनको लगता है यार ये क्या तरीका है, राहुल गांधी को क्यों चढ़ने दिया जा रहा है। अब जैसे एक बात हो रही होगी कि कुछ लोगों को अभी असंतुष्टि है कि एफसीआरए क्यों नहीं आ गया और डिलिमिटेशन क्यों नहीं हो गया अभी, सबसे इम्पोर्टेंट तो वही बातें थी। और फिर सर क्या होता है कि क्योंकि ये लोग तो सर रीलबाज नहीं है ना, अमित शाह और मोदी रीलबाज नहीं है, वो तो रणनीति से चलते हैं सर। और वो जो काम करते हैं वो पूरा, मतलब उसपे पूरा ठोस होमवर्क होता है। तो सर उसके बाद जब ये लोग अपने कदम आगे बढ़ाते हैं, तो उसका जो इम्पैक्ट होता है, ये लोग जिस तरह से निशब्द और एकदम जैसे कहते हैं ना बर्बाद हो जाता है, बर्बाद हो जाते हैं, और वो एक्चुअली इलेक्टोरली भी ट्रांसलेट कर जाता है सर। तो मैं उसी क्रम में मुझे लगता है जो हम देख रहे हैं वो भी होने वाला है सर, और इसके जो प्रभाव है वो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश इलेक्शन तक जाएंगे सर। ये अपने सहयोगियों से भी नहीं सीखते हैं, वो जो नसीहत देते रहते हैं बीच-बीच में, उनका भी कोई प्रभाव इनके ऊपर नहीं पड़ता है। मेरे सामने एक हेडलाइन आई थी तो मैंने इस खबर को रख लिया दर्शकों के लिए। ये देखिए शरद पवार बोले पीएम देश के लिए काम कर रहे हैं। जब बात देश के सम्मान की हो तब राजनीतिक मतभेद बीच में नहीं लाना चाहिए। ये 3 महीने पहले की इनकी स्टेटमेंट है। ये पुणे के एक इंस्टीट्यूट के एक प्रोग्राम में वो बोले थे और उन्होंने कहा था, ये नहीं भूलना चाहिए कि प्रधानमंत्री के रूप में वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए काम कर रहे हैं। जब भी राष्ट्रीय हित में सामूहिक रूप से काम करने का अवसर मिले, तब सभी को साझा उद्देश्य के साथ आगे आना चाहिए। राजनीतिक विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन देश के सम्मान को लेकर के मतभेद आड़े नहीं आने चाहिए। तो इनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इतने बुजुर्ग, इतने अनुभवी नेता क्या कह रहे हैं या क्या नसीहत दे रहे हैं। और यही वजह है शरद पवार ने उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के साथ मिलकर 2019 में एक बड़ा धोखा किया था प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के साथ। इसके बावजूद उनको पद्म विभूषण दिया गया, इसी सरकार ने दिया। इसके बावजूद उनकी बेटी के शादी समारोह में प्रधानमंत्री भी मौजूद थे, अमित शाह भी मौजूद थे। राजनीति की तरह की जाती है। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस का रास्ता रोका था, तो बाद में उनको इनाम मिला जब अजित पवार भी अलग हो गए उनसे, उनकी पार्टी टूट गई, 40 एमएलए और कई एमपी टूट गए। उद्धव ठाकरे ने घात किया था, उनकी पार्टी टूट गई, एकनाथ शिंदे अलग हो गए और वो मुख्यमंत्री भी बने बाद में भाजपा के सहयोग से। तो राजनीति के तरीकों से होनी चाहिए। इस तरह पाला खींच करके अपमानजनक बातें करते हुए कभी ना अमित शाह देखे गए होंगे, ना नरेंद्र मोदी देखे गए होंगे, और इतनी चोट खाने के बावजूद ना शरद पवार के मुंह से इन दोनों के बारे में कोई गलत बात निकली होगी। सर ये एक्चुअली बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये जो आपने शरद पवार जी की दोयती का जो रिसेप्शन की जो, मतलब कल हमने तस्वीरें देखी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है सर। आप देखेंगे कि कुछ लोग जो हैं
एक बात कहते हैं कि ये सब जो पॉलिटिशियंस है ना, कई लोग इसको सर इस तरह से कमेंट करते हैं कि बिहाइंड द सीन्स ये जो सारे पॉलिटिशियंस हैं ये एक ही हैं और ये बस मतलब जनता को मतलब मजे ले रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। जबकि सर सीधी सी बात है, आफ्टर ऑल ये ये हैंड एंड ग्लव्स होना नहीं है सर, ये जीवन के अनुभव की वजह से एक परिपक्वता होने वाली बात है। व्यक्तिगत कटुता को पॉलिटिकल कंपटीशन से अलग रखने वाली बात है। कई लोग आप ये देखिए सर कि आज ये जो एक कन्फ्रंटेशन वाली सिचुएशन बनी हुई है, मुझे तो लगता है कि कटुता का भाव अगर होना चाहिए था थोड़ा बहुत, तो वो तो अमित शाह में होना चाहिए था जिसको जेल भिजवा दिया गया था, या उस मोदी के विरुद्ध होना चाहिए था जिसको कि इतनी क्लीन चिट मिलने के बाद भी 2002 से लेके और मतलब 15 साल तक लगातार उसके विरुद्ध एजेंडा चलता रहा और आज क्लीन चिट मिलने के बाद भी चलते रहता है सर। तो कटुता तो उस व्यक्ति के मन में होनी चाहिए थी, लेकिन कटुता है किसके मन में कि इस देश पे जो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार था उस कुर्सी पे कोई और कैसे बैठ गया है, उस आदमी को मैं बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। सर आप कई बार देखते होंगे कि ये जो इस तरह के फंक्शंस होते हैं, मतलब इवन गवर्नमेंट फंक्शंस जिसमें कि प्रधानमंत्री भी होते हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी होते हैं, कई चीजें हम लोग कई बार तस्वीरें देखते हैं। आपको याद होगा सर, कोई महीने 2 महीने की बात पहले की बात है जब राष्ट्रपति जी आने वाली थी, तो नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं राहुल गांधी के पास चलकर ये बोला था कि शायद उनकी मदर की तबीयत के बारे में पूछ रहे थे क्योंकि उसके 2-3 दिन पहले ही सोनिया गांधी जी हॉस्पिटल से बाहर आई थी। तो इस तरह की सर हमने ऐसी तो फिर भी कभी-कभी पिक्चर्स देखी हैं। क्या कभी आपने ऐसी पिक्चर देखी है कि राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी की तरफ बढ़ के उनको खुद ग्रीट किया हो, मतलब खुद इनिशिएटिव लेके? तो सर इनके तो मन में जिसे कहते हैं कि अहंकार और नफरत का भाव भरा हुआ है सर नरेंद्र मोदी को लेके, और सिर्फ इसलिए कि इनका जो जन्मसिद्ध अधिकार जिसको ये समझते थे उससे बेदखल कर दिया इस देश की जनता ने, नरेंद्र मोदी को चुन लिया। सर म्यूट पे। इसीलिए तो सारा ओरा खत्म हो चुका है, सर इसीलिए तो हालत ये हो गई है कि पूरा कुनबा जो है वो फ्रस्ट्रेटेड है, अलग थलग है। तो सर ये और जो नरेंद्र मोदी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं है। ये सर ये एक क्या है कि ये जब इतना भयंकर जब सिस्टम में पेनिट्रेशन हो जाता है ना, यही कारण है सर कि अभी ये राहुल गांधी को अभी तक क्या है कि लुटियंस मीडिया में अभी थोड़ा सा रुतबा इसका बचा हुआ है कि आज इसको ना मीडिया ने वहां पे इस तरह की बदतमीजी के बाद भी उल्टा जवाब नहीं दिया। और मीडिया को इस बात का जरूर मतलब एक उनके कंडक्ट की तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने इतनी परिपक्वता दिखाई कि चलो जब ये जो भी कर रहा है ये व्यक्ति, ये भी एक आज की डेट में कम से कम एक बहुत बड़े पद पे बैठा हुआ है जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पद है, तो एक ओपनली कम से कम सीधा इससे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। जब तो उन्होंने यही कहा कि साहब मैं तो आपसे मतलब जो आप पूछ रहे थे वो बता रहे थे उसी के विषय में पूछ रहे थे, लेकिन सर ये कह ही सकती थी ना अगर कोई मतलब कोई होता ही मीडिया में भी तो उनसे मतलब जो थोड़ा दबंग टाइप का होता तो पूछ देता कि चूहे तो आप बने हुए हो जिसने अमित शाह को चैलेंज किया, और जब अमित शाह बोलना चाहते हैं तो आप अब उनकी बात ही नहीं सुनना चाहते, आप हमें क्या चूहा बोल रहे हो, चूहे की तरह तो आप काम कर रहे हो। तो अगर बोल देते तो सर क्या इज्जत रह जाती। तो वो तो सर जो इतने वर्षों से जो लुटियंस मीडिया में इनके लोग पेनिट्रेट करे हुए हैं, जो आज भी इनकी कई बार मतलब दलाली खाते हैं, क्योंकि अभी तो सर एक जनरेशन उसमें तो पूरा बदलना पड़ेगा तब जाके सिस्टम चेंज होगा ना, तो अभी थोड़ा लिहाज बाकी है। लेकिन सर आप देखेंगे कि ये सब बदल रहा है सर। बॉलीवुड में भी मैं देख रहा हूँ सर कि बहुत लोग जो हैं अब खुल के सर नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में बोलने लगे हैं। उनको लगने लगा है कि मतलब नरेंद्र मोदी या देश के लिए बोलना अब जरूरी है सर। मैं आपको इसका आपके दर्शकों को एक बड़ा इंटरेस्टिंग सर एक इंस्टेंस देता हूँ जो भी 2 दिन पहले ही हुआ सर। ये सर सोनाक्षी सिन्हा जो है ये अंट शंट लगातार सर जो है जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के संदर्भ में नरेंद्र मोदी जी और सरकार के बारे में बोले जा रही थी सर। और ऐसे ही करते करते सर उनने आदित्य धर और धुरंधर मूवी के बारे में सर बहुत कुछ अंट शंट बोल दिया था।
तो सर दोनों ने सर एक पे तो कमेंट किया रणवीर सिंह ने कमेंट कुछ इस तरह का किया था कि बर्गर खाने से तो बेहतर ही है, क्योंकि उनका एक बड़ा वायरल वीडियो था जिसमें वो बर्गर खाते खाते बात कर रही थी। और इसी तरह का सर आदित्य धर ने भी कमेंट कर दिया। तो अब सर क्या है कि पहले ना मतलब ये सब होता नहीं था, बट एक फैक्शन है सर अब कि वो ना मतलब वो सोच रहा है कि भाई यार कब तक हम इस बॉलीवुड के प्रोपेगेंडा की जंजीरों में जकड़े रहेंगे। मतलब जब देश की बात होगी तब भी हम खुल के नहीं बोले कि हमारी एक कॉमराडरी है, और एक तरफ के लोग लगातार देश के अगेंस्ट एजेंडा चलाते रहेंगे। तो वो होता है ना सर, एक सबर का बांध होता है। तो वो अब धीरे धीरे कई लोगों का एक जो अभी आप थोड़ी मैंने इसलिए बात कही सर, थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे ना कि या तो अब पब्लिक कहना शुरू करे कि ये गलत है वो है। तो सर मुझे तो लगता है कि बहुत दिन वो दूर नहीं है जो कि एग्जैक्टली तो जो कांग्रेस के सपोर्टर है लेकिन उनका कुछ, जैसे सर कई लोग होते हैं ना जो बीजेपी के सपोर्टर होते हैं लेकिन उनका कोई व्यक्तिगत वो नहीं होता, जिसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव कि मुझे कुछ मिल जाए। तो उसी तरह से सर कई लोग एंटी बीजेपी या कांग्रेस सपोर्टर भी होते हैं जिनका व्यक्तिगत ऑब्जेक्टिव नहीं होता। तो कुछ लोग तो होंगे सर जो कुछ समय में मुझे ऐसा लगता है कि वो कहने वाले हैं कि राहुल गांधी को अब एलओपी की सीट से डिसलॉज करो, नहीं तो विपक्ष का इस देश में कुछ नहीं हो सकता। सर म्यूट पे। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए सर एकला। सर आरोप लग जाएगा सर आपके ऊपर भी थोड़े दिन में कि आप माइक नहीं देते आपको स्पीकर साहब, जैसे राहुल जी लगाते हैं ना पार्लियामेंट में, माइक बंद कर दिया, आप खुद ही माइक बंद कर देते हैं। अभी ये भी किया था सर राहुल जी ने लास्ट टाइम, और पकड़े भी गए सर वीडियो पे, खुद का माइक का बटन दबा के और बोल रहे सर आपने माइक बंद कर दिया, सर आपने माइक बंद कर दिया। ये हालात हो चुके हैं सर इस व्यक्ति के। और सर ये इसने सिर्फ किस लिए किया, क्योंकि उसको वही 30 सेकंड की रील चलानी थी कि माइक बंद हो जाता है। वो तो स्पीकर ने कह दिया ना कि माइक खुला हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और दर्शकगण सभी का। और अंत में एक निवेदन है कि जो लाइक का बटन है वो दबा दिया करें, वीडियो को शेयर किया करें, चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य कर लें, और नीचे व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है, आप चाहें तो वहां जाकर के फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। प्रणाम सर।